Hi, the goal. The goal is not to be better than the other men, but your previous self. कल आज से बेहतर होना चाहिए. Today is 25th of February 2021. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. सरला पुरस्कार एनुअल लिटरेरी अवार्ड है. ये उड़िया लैंग्वेज में होता है. मनिका बत्रा ने जीता है सिंगल्स टाइटल 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है. संदेश ऐप का बैकएंड ये हैंडल करता है. आज़ाद हिंद फौज का स्थापना सिंगापुर में हुआ था. मथुरा फेमस सिटी है. ये कैपिटल थी एंशियंट महाजनपद जिसका नाम था सुरासेना. राइटर ऑफ कल्पसूत्र हैं भद्रबाहु. आज के सवाल हैं विच लॉन्जिट्यूड, ये लैटिट्यूड होते हैं, ये लॉन्जिट्यूड होते हैं. विच लॉन्जिट्यूड डिफाइंस प्राइम मेरिडियन. द टर्म बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. एज पर द सेंसस डेटा ऑफ 2011, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी ऑफ इंडिया. पन्नालाल घोष जी हैं. ये रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. नौटंकी और रासलीला बिलोंग टू विच स्टेट. इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया. आज की वोकैबुलरी है एडामेंट. एडामेंट मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड. वो अपना माइंड चेंज नहीं कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज एडामेंट. अक्रेडिटेड मतलब है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, ऑथराइज्ड है. नेम सेक मतलब मिलता जुलता नाम, वन दैट हैज द सेम नेम एज अनदर. एम्बार्गो मतलब एक बैन लगा है. इम्पोज और ऑफिशियल बैन है किसी ट्रेड में, कंट्री या कमोडिटी. फ्रेजाइल है. पीस अभी एलएससी में फ्रेजाइल है मतलब इजीली ब्रोकन, शैटर्ड और डैमेज्ड हो सकती है. सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज के टॉपिक्स हैं वैक्सीनेशन का कवरेज ब्रॉडन हो रहा है. दिस इज न्यू स्टेडियम, रिवैम्ड है, रिफर्बिश्ड है. दिस इज डिसएंगेजमेंट अ विन-विन सिचुएशन, आर्मी चीफ ने कहा. देन दिस इज बेल एज राइट एडिटोरियल, द स्ट्रक्चरल फ्रेजिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटोरी, एक्सीलेंट आर्टिकल. देन दिस इज एड्रेसिंग वैक्सीन रिलक्टेंस एंड पॉलिसी हेजिटेंसी. ये है फेडरलिज्म इन इंडियाज ह्यूमन कैपिटल, कलेक्शन वाला आर्टिकल है, वेरी गुड आर्टिकल. Then this is about winter pollution, US and UNHRC, Japan, US, COVAX vaccination. कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का एम्बिट और ब्रॉडन कर दिया है. आत्मनिर्भर भारत. मोनेटाइज करें एसेट्स को. प्राइवेट बैंक अब गवर्नमेंट का बिजनेस हैंडल कर सकते हैं. दिस इज सब कैटेगराइजेशन और यह है फॉरेस्ट राइट्स लॉ. सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स होने वाले हैं. दिस इज माउंट एटना, SPAC, और दिस इज भाग 3 के बाहर अधिकार. मौलिक अधिकार है और ये गैर मौलिक अधिकार है. दिस इज CSET solution and some questions. So today we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. This is The Hindu and this is Indian Express, our reference material. So ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. फर्स्ट न्यूज है वैक्सीन फॉर सीनियर्स एंड 45+ विद कोमॉर्बिडिटी, मतलब जिनको और बीमारियां हैं कुछ. फ्रॉम मार्च से इन लोगों को जो 45+ एज के हैं, जो सीनियर है और जिनको कोमॉर्बिडिटी है. सीनियर है, 45+ विद कोमॉर्बिडिटी है, इस दो कैटेगरी के लोगों को मार्च से वैक्सीनेशन प्रोवाइड होगा. सीनियर मतलब 60 साल से ज़्यादा की उम्र है, और अगर 45 है और साथ ही साथ कोमॉर्बिडिटी है तो वो भी इसमें एलिजिबल होंगे इस वैक्सीनेशन ड्राइव में. लैगिंग बिहाइंड, इंडिया 75th है इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन डोज एडमिनिस्टर्ड पर 100%. हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन डिलीवर करने की ज़रूरत है. ये हैं 10 करोड़ की पॉपुलेशन है जो अबव 60 है, 45 ईयर्स विद कोमॉर्बिडिटी है, इनको वैक्सीनेशन देना है. वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा फॉर फ्री एट गवर्नमेंट फैसिलिटीज में. दोज हु गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल विल गेट इट फॉर अ फी. प्राइवेट हॉस्पिटल में एक फी है और गवर्नमेंट फैसिलिटीज में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. ये जो फेज है ये बहुत क्रूशियल है. बेनिफिशियरीज जो हैं जिनको वैक्सीनेशन लेना है वो सेल्फ रजिस्टर भी कर सकते हैं और वॉक इन कर सकते हैं. द पॉइंट इज
वैक्सीनेशन इज ओके बट सोशल वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट लेट द गार्ड्स डाउन. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे. देन दिस इज द सेकेंड वन. क्रिकेटिंग लैंडमार्क. थर्ड इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच है, इन प्रोग्रेस है. ये रीफर्बिश्ड है सरदार पटेल स्टेडियम, जिसको अब रीनेम किया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में. प्राइम मिनिस्टर के नाम पर इसका नया नाम है. ये काफ़ी बड़ा है. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ सच काइंड. सो दिस इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद. नाउ नेक्स्ट इज दिस. पुडुचेरी कैबिनेट रूल्स नॉट फॉर प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात है पौंडीचेरी, पुडुचेरी में. पुडुचेरी और दिल्ली ये दोनों ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर इनका खुद का विधानसभा है. यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात है. इसको अभी हम आगे देखते हैं. देन डिसएंगेजमेंट ऑफ विन विन सिचुएशन. विन विन सिचुएशन ये कहा जनरल मनोज नरावाने साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी. इंक्रीमेंटल मूव्स हैं चाइना के, वोंट वर्क विद इंडिया. यहाँ एक बड़ा अच्छा इन्होंने हाईलाइट किया है. हाईलाइट ये है कि चाइना का टेंडेंसी देखें ना, कुछ टाइम पहले हमने साउथ चाइना सी देखा था. चाइना क्या करता है, इंक्रीमेंटल ग्रैब करता है लैंड को. चाइना ने साउथ चाइना सी में जो बहुत सारे अनहैबिटेटेड आइलैंड्स थे वहां पर कैप्चर कर लिया और फिर बोलता है कि नाउ दिस लैंड बिलोंग्स टू अस. इसको इंक्रीमेंटल लैंड ग्रैब टेक्निक बोलते हैं चाइना का. तो ये साउथ चाइना सी में, बिकॉज साउथ चाइना सी में रिलेटिवली स्मॉलर कंट्रीज हैं, वहां ये टेक्निक चल गया. बट इंडिया के साथ ये स्टाइल नहीं चलेगा. साउथ चाइना सी के सारे कंट्रीज का नाम आप बताइए. नाउ सी, इंडिया के साथ जो स्टेटस को था उसको यूनिलेटरली चेंज करने की कोशिश किया चाइना ने, कि हम पहले इंडिया के एरिया में आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि नाउ दिस इज द न्यू स्टेटस को. बट चीफ ने वार्न किया कि ये टेक्निक इंडिया के साथ नहीं चलेगी. China has been in the habit of making small incremental moves like in South China Sea that were not challenged. But जो लद्दाख स्टैंड ऑफ था उसने ये दिखाया, स्ट्रैटेजी जो चाइना की है ना वो इंडिया के खिलाफ नहीं चलेगी. एवरी मूव विल बी मेट रिजोल्यूटली. हर मूव को इंडिया यहाँ पे काउंटर करेगा चाइना के मूव को. अब सी, ये जो हमारी लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे एक टॉपिक है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में इंटरनल सिक्योरिटी भी है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी है. इंटरनल में भी और एक्सटर्नल में स्पेसिफिकली ये जो लैंड बॉर्डर है इसका स्टेटस बहुत हद तक डिटरमाइन करता है हमारे सिक्योरिटी स्टेटस को, कि हमारा से जो लैंड बॉर्डर्स है उसके ये नंबर्स हैं. ये नंबर्स हमें एग्जैक्टली याद होने चाहिए. बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी लैंड बॉर्डर है 4096.7 किलोमीटर. चाइना के साथ 3488 किलोमीटर. पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर. फिर नेपाल है 1751, म्यांमार 1643, भूटान है 699 और यस अफगानिस्तान के साथ भी है 106 किलोमीटर. तो ये टोटल होता है हमारा 15106.7 किलोमीटर. ये इंडिया की लैंड बॉर्डर है. ये लैंड बॉर्डर है. फिर इंडिया का ये जो है दैट इज दिस कोस्टल सी बॉर्डर, और इसमें आइलैंड्स भी हम इंक्लूड कर लेंगे. तो दिस ये जो बॉर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अवर कंट्री के लिए. ये बॉर्डर्स भी डिफरेंट फोर्सेस गार्ड करती है. यहाँ हमने चेक पोस्ट बनाए हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सो दैट वी कैन सेफ गार्ड अवर बॉर्डर्स फ्रॉम दिस एक्सटर्नल थ्रेट. अब चाइना का एडवांटेज क्या है कि चाइना बहुत क्विकली डिप्लॉय कर लेता है अपनी फोर्सेस को बॉर्डर्स में. वाई? बिकॉज चाइना साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर वेल बिल्ट है. दैट इज वाई इंडिया भी जैसे ब्रिजेस बना रहे हैं हम नॉर्थ ईस्ट में, ब्रह्मपुत्रा में ब्रिजेस बनाए, सो दैट क्विक डिप्लॉयमेंट हो सके हमारी फोर्सेस का, ट्रूप्स का. अब इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये एक डॉक्यूमेंट है. ये इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है इंडिया का. सी, ये इंडो पाक है, ये इंडो अफगानिस्तान है, इंडो चाइना है, इंडो नेपाल है, इंडो भूटान है, इंडो म्यांमार है और ये इंडो बांग्लादेश है. और ये हमारी कोस्ट लाइन है. ओके, मालदीव्स यहाँ पे लक्षद्वीप है और ये है अंडमान एंड निकोबार. दिस इज द डेटा. डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉर्डर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हुए हैं. इनिशिएटिव्स, बॉर्डर आउट पोस्ट बनते हैं वहाँ पे, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनता है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर. इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा पर एक नोट तैयार करें। हम इसमें रिजोल्यूशन की भी बात करते हैं, जैसे नेपाल के साथ अभी हमारा इशू जो हुआ काला पानी, देन बांग्लादेश के साथ हमने लैंड एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे, लैंड बॉर्डर जो डिस्प्यूट था उसको रिजोल्यूशन पीसफुली किया। पाकिस्तान के साथ इश्यूज हैं। सो ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, वी आर पुटिंग एफर्ट्स की जो बॉर्डर है वो पीसफुल रहे। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। अब इस क्वेश्चन में आप सारे नेम, कंट्रीज, नंबर्स बता सकते हैं। यू कैन यूज दिस नंबर। ये पीडीएफ भी आई शेयर। मैप, मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस यू कैन टेल। हर कंट्री के साथ यूनिक चैलेंजेस हैं। बांग्लादेश के साथ अलग चैलेंजेस है, इलीगल माइग्रेंट्स। चाइना के साथ अलग है, लैंड ग्रैब। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, सबके चैलेंजेस यूनिक है। यू शुड नो अ कपल ऑफ चैलेंजेस। सिक्योरिटी फोर्सेस कौन सी डिप्लॉय है इन बॉर्डर में, और बॉर्डर मैनेजमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिसएंगेजमेंट है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये सेकंड एडिटोरियल है। एडिटोरियल में फर्स्ट है बेल। बेल का मतलब होता है जमानत। बेल एज राइट। एक एक्ट है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके अंदर बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका सेक्शन 43D5 है। उसमें ये भी बोलते हैं कि जो बेल ऑन हेल्थ ग्राउंड है वो भी डिनाई करें, बिकॉज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जब लगता है तो इसमें सीवियर चैलेंजेस बताए जाते हैं इन कंट्री की सिक्योरिटी में। दैट इज वाई बेल को ग्रांट करने में डिनाई किया जाता है। अब इसका एक केस आया कोर्ट के पास, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला, अफर्म किया कि प्रिंसिपल जो है कि स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस भी हैं, जैसे दिस यूएपीए में स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। इसके बाद भी, इस एंटी टेररिज्म लॉ के स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस के बाद भी प्रिजनर जो भी है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसके पास आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ। कुछ ही दिन पहले हमने हिंदी में ये देखा था, आर्टिकल 21 का बहुत ब्रॉडन इंटरप्रिटेशन हुआ है। ब्रॉडन इंटरप्रिटेशन हुआ है, तो आर्टिकल 21 में बहुत ज़्यादा राइट्स मिले हैं लाइफ के, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ऑल्दो ये यूएपीए है, सेक्शन 43D5 भी है, बट स्टिल आप बेल डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज फिर वो राइट टू लाइफ की बात आती है। तो ऐसा करके बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे बेल उनको ग्रांट किया है। द स्ट्रक्चरल फ्रेजिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटोरी, दिस इज साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट। यहाँ पे बात हुआ है कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को क्विकली अप्रूवल बिना साइंटिफिक रिगर के, टेस्टिंग के नहीं होना चाहिए। और हर चीज में हम साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट अगर होता है तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मिनिस्टर्स और पब्लिक फिगर्स होते हैं मस्ट नॉट बी सीन एज एंडोर्सिंग ड्रग्स हुज एफिकेसी इज इन डाउट, बिकॉज इनकी बहुत क्रेडिबिलिटी होती है। पब्लिक फिगर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, इनका जो फॉलोवर्स होते हैं दे लुक एट देम। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एथोस होते हैं, एथिक्स होते हैं कि वो मिसगाइड नहीं करें। एंडोर्सिंग ड्रग्स हुज एफिकेसी इज इन डाउट, ये यहाँ पे बात है। साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट और सब्जेक्ट का नॉलेज लें, देन दे पास ऑन कमेंट। वरना कई बार हम देखते हैं सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर होता है, उनको सब्जेक्ट का नॉलेज जीरो है। दे आर गुड इन देयर फील्ड, उनका जो फील्ड है उसमें वो बहुत अच्छे हैं, क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, मूवीज में बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड इन देयर फील्ड। बट अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना और सारे फील्ड में एक्सपर्ट होना, देर इज अ डिफरेंस। सो दिस इज द थिंग, साइंटिफिक डिसइंटरेस्ट। द स्ट्रक्चरल फ्रेजिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटोरी, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। ये लिखा है पीडीटी आचार्य साहब ने। इनके आर्टिकल्स यूजुअली बहुत अच्छे होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे ये लोकसभा के। ये जो बात है यहाँ लिखा है स्ट्रक्चरल फ्रेजिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटोरी। सी, आज की डेट में इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी है। ये जो यूनियन टेरिटोरीज होती है ये एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंटर होती है। सारी 8 यूटीज के नाम आप बताओ, 8 यूटीज कौन कौन सी है एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंटर। अब यूनियन टेरिटरीज हैं तो सारी यूनियन टेरिटरीज एक जैसी नहीं होती। कुछ यूनियन टेरिटरीज होती है जिनके पास उनकी खुद की विधानसभा भी है। यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली, जैसे पुडुचेरी, अल्टीमेट कंट्रोल बट यहाँ पर भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का ही हो जाता है। ऑल्दो वहाँ पे विधानसभा है, बट जो सेंटर है उसका डोमिनेंस ज़्यादा होता है और इसके कारण फ्रिक्शन होता है। तभी हम न्यूज़ में अक्सर देखते रहते हैं
कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर हो रहा है, पुडुचेरी में भी फॉर पास्ट सम टाइम दिस चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पे क्लैशेस हो रहे थे। तो दिस हैपन्स। कुछ जो फ्लॉज हैं वो हैं फंडामेंटल डिजाइन में भी, और कुछ पॉलिटिकल ओवररीच भी होता है। रेजिग्नेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हाउस। अब एक नया ट्रेंड है कि जैसे एमपी है या एमएलए है, ये अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इन पे डिफेक्शन लग जाता है। बट अगर ये एमपी एमएलए ने अपनी पोस्ट से ही रिजाइन कर दिया फॉर वॉट एवर रीजन, तो इस पे डिफेक्शन लगेगा नहीं। और अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया तो जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में है तो वो अल्पमत में आएगा, सरकार भी गिर सकती है। तो ये ट्रेंड कुछ टाइम से देखने को मिला है, रेजिग्नेशन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हाउस। अब रेजिग्नेशन ऐसी चीज है जिसपे उस एमपी एमएलए का खुद का अधिकार है, ये एमपी का राइट है। आर्टिकल 190 बोलता है रेजिग्नेशन वॉलेंटरी होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। वॉलेंटरी, स्वेच्छा से रेजिग्नेशन दिया है। रेजिग्नेशन जब होता है तो उसमें फिर डिफेक्शन नहीं लगता, इट्स नॉट अ केस ऑफ डिफेक्शन, बट पर्पस भी सर्व हो गया, डिफेक्शन भी नहीं हुआ। तो इसका कुछ मिस यूजेज है जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। अब स्पेसिफिकली हम बात करें पुडुचेरी की, तो आर्टिकल 239A है, ये ओरिजिनली इसलिए आया था 1962 में ताकि पार्लियामेंट एक लेजिस्लेचर बना सके यूटीज में, यूनियन टेरिटरी में एक लेजिस्लेचर, वहाँ की विधानसभा, जैसे पुडुचेरी और दिल्ली में नेशनल कैपिटल टेरिटरी और एक होता है नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर। ये एनसीटी है, 70 सीट है यहाँ पे। पुडुचेरी में 33 सीट है, इनके पास खुद की विधानसभा है। अब एक बात आती है नॉमिनेशन की। नॉमिनेशन, कुछ जो मेंबर्स होते हैं उनका नॉमिनेशन होता है। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब ये जो 12 मेंबर होते हैं ना, ये स्पेसिफिक डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो पर्पस ये होता है कि नॉमिनेशन से हम ऐसे मेंबर्स को लाएं राज्यसभा में जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है अलग अलग फील्ड में, और इससे एनरिचमेंट होगा राज्यसभा का। एंग्लो इंडियंस का भी पहले नॉमिनेशन होता था, बट अब ये प्रोविजन हट गया है, एंग्लो इंडियन अब नॉमिनेट नहीं होते हैं नाउ। तो पुडुचेरी में 3 नॉमिनेशन हो सकता है बाय सेंटर, बट यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है। जैसे राज्यसभा में गाइडलाइन है, यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं है। राज्यसभा में देर इज अ प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर राज्यसभा में आर्टिकल 1A के अंदर, बट उसमें क्लॉज 3 लिखा है कि ये उस फील्ड से होने चाहिए जहाँ पे हमको जिस लाइक साइंस से, आर्ट से, कल्चर से, सोसाइटी से, ऐसे कुछ फील्ड से नॉमिनेशन होता है। बट ये जो 3 है पुडुचेरी में, इसका कोई गाइडलाइन नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये जो बैटल है ये हर दिल्ली में भी देखने को मिलता है, पुडुचेरी में भी देखने को मिलता है। ये कांस्टेंट टसल बना हुआ है। द पॉइंट इज इसको कैसे सिंक्रनाइज करें। और एक टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें भी बार बार 2 सवाल उठते हैं, क्या इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है? बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ जिस पर्पज से हम लाए थे, आया राम गया राम, हॉर्स ट्रेडिंग, ये डिफीट होता नजर आता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये अक्सर न्यूज़ में है। और एंटी डिफेक्शन में भी रोल ऑफ स्पीकर क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं। स्ट्रक्चरल फ्रेजिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटोरी, ये है एड्रेसिंग वैक्सीन रिलक्टेंस एंड पॉलिसी हेजिटेंसी। लोग वैक्सीनेशन लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और पॉलिसी में भी थोड़ी हेजिटेंसी है, इस चीज़ को चेक करना चाहिए। कोविड डिप हो रहा था बट अचानक सर्ज होने लग गया है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इसमें रेगुलर टॉक्स हैं कि पीक्स एंड रेट ऑफ डिक्लाइन होगा, टाइम फॉर टारगेटेड वैक्सीन हो, यूटिलाइज करे फंड्स को, एट्सेट्रा। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, कलेक्शन वाला आर्टिकल है, इसका मैं PDF बना के शेयर कर दूंगा। फेडरलिज्म एंड इंडियाज ह्यूमन कैपिटल। इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल है अकॉर्डिंग टू केसी वेरे साहब। क्वाजी फेडरल मतलब कुछ फीचर्स हमारे यहाँ यूनियन के हैं और कुछ फीचर्स हैं फेडरल के। फेडरल जैसे यूनाइटेड स्टेट्स कंप्लीटली फेडरल है, बट हम ऐसा नहीं है, हम फेडरल भी हैं और यूनिटरी भी हैं। फेडरलिज्म एंड इंडियाज ह्यूमन कैपिटल, तो एक तो हुआ फेडरलिज्म, दूसरी बात आती है ह्यूमन कैपिटल की। लोग, क्योंकि लोग भी हमारे यहाँ बहुत है, कुछ ही टाइम पे हमारी पॉपुलेशन चाइना को सरपास कर जाएगी। इस ह्यूमन कैपिटल का यूटिलाइजेशन कैसे करें? डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टर्म होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर यूटिलाइज नहीं किया तो ये बर्डन हो जाता है। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए,
ह्यूमन की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन के पास एजुकेशन एंड स्किल सेट होना चाहिए। ये 3 प्राइमरी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिपोर्ट आती है, इंडिया की रैंक है 116th। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच बनाएं, स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट बनाएं जो एनहेंस करे डेवलपमेंटल आउटकम्स। डिसेंट्रलाइजेशन, गांधी जी ने क्या बोला था? आर्टिकल 40, डिसेंट्रलाइजेशन। तो जैसे हमारा 3 टियर ऑल्दो है, यहाँ पे विलेज में पंचायत और म्यूनसिपैलिटी है, फिर स्टेट है, फिर कंट्री है, इंडिया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन को लेटर एंड स्पिरिट में भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये डेटा सारे इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2019-20 ने कहा कि जो मॉल न्यूट्रिशन इंडिकेटर है वो स्टैग्नेटेड रहा, ये डिक्लाइंड हुआ मोस्ट स्टेट्स में। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017 और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसने बोला बच्चे पास तो हो जाते हैं बट उनको आता जाता कुछ है नहीं। वो सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पाते, सिंपल रीडिंग नहीं कर पाते। उनको एक पैसेज बोलो लिख के, वो पैसेज नहीं लिख पाएंगे, ग्रामेटिकल एरर होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन गलत होगा, करेक्शन गलत होगा। तो दिस इज द थिंग, पुअर लर्निंग आउटकम्स हैं। फिर कोविड-19 हो गया। एक कहावत भी है, गरीबी में आटा गीला होना। हम वैसे ही काफ़ी परेशान थे लर्निंग आउटकम से, और फिर कोविड-19 हो गया, स्कूल्स बंद हो गए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 हाईलाइट करता है नीड फॉर इंटरवेंशन टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन। बिकॉज जो स्कूल्स थे ना, ये मिड डे मील स्कीम्स भी चलाते हैं। मिड डे मील स्कीम्स में स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाना है, साथ ही साथ बच्चों को एक न्यूट्रिशियस डाइट भी देना है। तो वो पर्पस भी डिफीट हो गया। बेसिस ऑफ नीति आयोग नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी में पोषण अभियान आया, ये भी लॉन्च किया हमने। ये अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का भी था, पोषण अभियान। कुछ ही दिन पहले हमने देखा था पोषण अभियान, पोषण माह, पोषण मंथ मनाते हैं हम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। लेटेस्ट यूनियन बजट में लिखा मिशन पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0 और समग्र शिक्षा अभियान, ये बजट में हाईलाइट किया। ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मिशन पोषण 2.0, समग्र शिक्षा अभियान। सेंटर का फ्लैगशिप है एजुकेशन स्कीम सिंस 2018। अब इतने सारे काम करते हैं, वेयर इज द मनी? इंडिया को स्पेंड करना चाहिए 4% ऑफ इट्स जीडीपी। जीडीपी का कम से भी कम 4% इन सब चीज़ों में लगाना चाहिए, बट हम कर नहीं पा रहे हैं। ऑन ह्यूमन कैपिटल में वन ऑफ द लोवेस्ट है इंडिया में दिस एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल। हम 1 या 2% से ज़्यादा नहीं है हमारा, विच इज़ नॉट गुड। डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे हेल्प होगा, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कंट्री हमारी बहुत वास्ट है, डाइवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट के एक विलेज का रिक्वायरमेंट अलग होगा, साउथ के एक विलेज का रिक्वायरमेंट अलग होगा, जम्मू एंड कश्मीर में विलेज का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है। इधर गुजरात में डिफरेंट होगा, सेंटर में डिफरेंट होगा। ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज हैं, इधर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच बेटर होती है, इससे ऑगमेंटेशन होता है। 15 फाइनेंस कमीशन ने भी यही कहा, 41% डिवोल्यूशन ऑफ फंड करो फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, सेंटर टू स्टेट 41%। और तो ये वर्टिकल हुआ, और स्टेट में जो कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल हुआ। डिवोल्यूशन ऑफ फंड सेंटर टू स्टेट। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। पंचायती राज 11th शेड्यूल, म्यूनसिपैलिटी 12th शेड्यूल। 3 टियर गवर्नमेंट की बात है। 7th शेड्यूल भी है, तो इसमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है। कुछ स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं, और कुछ हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। जो एग्रीकल्चर होता है ये किस लिस्ट में आता है? ये जो 3 लिस्ट हैं, एग्रीकल्चर किस लिस्ट में आता है? और एग्रीकल्चर का जो ट्रेड होता है वो किस लिस्ट में आता है? फॉर्म लॉस, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में है। ब्रॉडर सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, बट जो प्लानिंग है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। 1976 में एजुकेशन को शिफ्ट कर दिया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। फिजिकल स्पेस की बात करें तो जो सेंटर है उसके पास ज़्यादा पैसे आते हैं। जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, कॉरपोरेट वगैरह, ये सब सेंटर के पास जा रहे हैं। फिजिकल स्पेस उसका ज़्यादा है, फेवर करता है सेंटर को। तो जो स्टेट है इनके पास पैसे बचते नहीं है, फिजिकली डिप्राइव्ड हो जाते हैं ये, या फिर सेंटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो ये अपना अच्छे से काम नहीं कर पाते। सेंटर कैन मेक ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। अब सेंटर के पास डिवोल्यूशन तो है, आर्टिकल 280 की रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन, साथ ही साथ आर्टिकल 282 भी है जो बताता है सेंटर ग्रांट दे सकता है स्टेट को फॉर एनी पब्लिक पर्पस। अब
ये जो फिस्कल ट्रांसफर होता है ये पार्ट ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन होता है और अनकंडीशनल होता है। मतलब सेंटर ने स्टेट को 100 रुपए दिए, अब ये नहीं बोलेगा इस 100 रुपए को कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, किस स्कीम में लगाना है, कितना लगाना है। अनकंडीशनल है, स्टेट अपने हिसाब से 100 रुपए को खर्च कर लेगा। पर जो ग्रांट में पैसा आता है, ग्रांट्स इन एड में आता है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आता है, तो उसमें जो पैसा आता है ना, तो फिर वो कंडीशंस भी लग जाती है कि ये 100 रुपए दिए हैं तो आपको इसको इसी जगह खर्च करना है। अब स्टेट का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट स्टेट को वहीं खर्च करना है। तो ये इतना फेवर नहीं करते हैं अगर पॉलिसी मेकिंग की बात करें। टैक्स डिवोल्यूशन बेटर है कि आप 100 रुपए दे दो और स्टेट को बोलो तुमको अपने हिसाब से अपने बेस्ट यूजेज में इसको खर्च करो, ना कि 100 रुपए दो बट उसके साथ राइडर्स लगा दो। तो टैक्स डिवोल्यूशन इज गुड। ग्रैंड CS गुड मतलब प्रेफरेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑब्जर्व किया आर्टिकल 282 नॉर्मली मेंट फॉर स्पेशल टेम्पररी और एडहॉक सिस्टम है। जो बेसिक डिवोल्यूशन होना चाहिए वो 280 जो बोल रहा है टैक्स डिवोल्यूशन करो, ये जो 41% है ये ज़्यादा ज़्यादा बेटर यूटिलाइज होता है। आर्टिकल 275 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी होती है, तो मतलब सेंटर ने स्कीम बना दिया, स्पॉन्सर भी कर रहा है, स्टेट को फिर अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ रहा है। इसमें भी अगर हम इनपुट बेस्ड देखें ना तो वो ज़्यादा ठीक नहीं होती, आउटपुट बेस्ड होना चाहिए। जैसे लीडरशिप की भी स्टाइल होती है। कुछ लीडर्स होते हैं वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों में पूरे अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स हैं, कलीग्स हैं, उनको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे एंड दे वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर कॉलीग कि ये ऐसे ही होना चाहिए, प्रोसेस पे बहुत ध्यान देंगे। कुछ लीडरशिप स्टाइल ऐसी होती है, उनको बोलना है आउटकम, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, अब जैसे चाहे वैसे करो, आई वॉन्ट दिस जॉब गेट डन। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो आउटपुट बेस्ड होगी तो वो बेटर होगी। सेस बहुत राइज हो रहा है। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है, और सेस जो होता है वो शेयरेबल नहीं होता। टैक्स शेयरेबल होता है, सेस शेयरेबल नहीं होता। सेस का पूरा पैसा सेंटर के पास जाता है और वो स्टेट को देना नहीं पड़ता। सेस का टेंडेंसी बढ़ रहा है, तो विच इज अगेन डिवोल्यूशन, डिसेंट्रलाइज्ड ह्यूमन कैपिटल का यूजेज में इट्स नॉट अ गुड थिंग। फेडरलिज्म एंड इंडियाज ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ एक लाइन लिखा है, लेवरेजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ अवर मल्टी लेवल फेडरल सिस्टम। हमारा मल्टी लेवल फेडरल सिस्टम है, इसका पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज करना है। द बेस्ट वे फॉरवर्ड टूवर्ड्स डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल अगर बढ़ाना है तो ये डिसेंट्रलाइजेशन मेथड ही बेस्ट होगी। डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। इस आर्टिकल को फिर से एक बार पढ़ना है। दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, कलेक्शन आर्टिकल। ओके, देन दिस इज अबाउट ऑन्ग सॉन्ग सूकी, मैनी डायलमा रिसेंट म्यांमार में। अब ऑन्ग सॉन्ग सूकी है ना, इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लीन नहीं है। अभी रोहिंग्या इश्यूज में इन पे काफ़ी सवाल उठे थे। सो द पॉइंट इज, लेट अस सी, व्हेन आई से कि वी फॉलो MEA स्टेटमेंट, दैट मीन्स MEA की जो जनरल पॉलिसी है हमारी, MEA के स्टेटमेंट्स होते हैं। किसी भी इंटरनेशनल अफेयर का कोई भी टॉपिक है, इसके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है, ये इस डिबेट में हमें कम जाना है। जो MEA यूजुअली जो स्टैंड ले रही है, जैसे म्यांमार में स्टैंड ले रही है। अब एक अच्छा आर्टिकल पढ़ा, एक्टिविस्ट ने लिखा कि म्यांमार में हमें आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज उससे नॉर्थ ईस्ट में हमें इतना बेनिफिट होगा, ये होगा। तो दिस इज सम आर्टिकल, किसी एनालिस्ट ने ये बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा। एक एनालिस्ट ने आर्टिकल लिखा, उसने प्रो डेमोक्रेसी की बात किया कि जैसे US ने सैंक्शंस लगाए हैं ऐसे इंडिया को भी सैंक्शंस लगा देने चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ये भी काफ़ी मेरिटोरियस आर्टिकल हो सकता है, ये भी मेरिटोरियस आर्टिकल हो सकता है। बट हम इंटरव्यू में आंसर में क्या बोलेंगे? जो MEA ने लिखा है। MEA ने क्या लिखा कि वेट एंड वॉच करो, हम यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो जो लैंग्वेज है ना, वो बड़ी सटल यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ करना है कि MEA का स्टैंड क्या है। MEA ने क्लियर कट अभी कुछ भी नहीं बोला है हाल की डेट में कि हम मिलिट्री की तरफ हैं या प्रो डेमोक्रेटिक है। बस पीसफुली यहाँ पे दिस सेटल होना चाहिए। तो वी शुड फॉलो दिस लाइन। ओके, then this is adultery as misconduct. Supreme Court delineate some critical definitions. On a slow lane, Kerala, serious Sabrimala cases, and this is builders deposit half the compensation. Center की टीम जम्मू एंड कश्मीर में जा रही है। Supreme Court denies plea for extra attempt by UPSC aspirants. Winter pollution on the rise. Now this is also one thing. विंटर पॉल्यूशन, विंटर्स आती है और दिल्ली चोक कैपिटल बन जाता है। विंटर पॉल्यूशन ऑन राइज।
स्मॉलर और अपकमिंग सिटीज़ हैं वो हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं दिस पॉल्यूशन का। तो पहले तो बड़े बड़े शहरों में होता था, अब इन छोटे सेकेंड टीयर सिटीज़ में भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। सी दीज आर द नंबर। व्हीकल, इंडस्ट्री, पावर प्लांट, वेस्ट बर्निंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जर्बेट हो जाती है। मैसूर लीस्ट पॉल्यूटेड है, फॉलोड बाय सतना इन मध्य प्रदेश, इन कोची इन केरला। गाजियाबाद is the most polluted city in the northern belt. Winter pollution. India takes on Pakistan at Human Rights Council. Proposed bilateral green deal to USA. चीफ के स्टेटमेंट्स। अब सी चीफ ने ये स्टेटमेंट्स दिए, सो इसका वैलिडिटी क्रेडिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, आप इसको कोट कर सकते हो। देन बर्मीज डेज एंड दिस इज टू विकेट और द ट्री एंड इट्स स्टोरीज, दिस इज नेमसेक एंड दिस इज ड्रीमिंग and US. US will seek to rejoin UNHRC, United Nations Human Right Council. US फिर से ज्वाइन करेगा। ट्रंप ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से पुल आउट कर लिया था, यूएस अब वापस वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। देन दिस इज मिस्टर इमरान खान विजिट कर रहे हैं श्रीलंका। दिस इज यूएस लीडरशिप सोरली मिस्ड, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। जापान यूएस जो ट्रीटी है, सी जापान को बॉम्ब कर दिया था, ऑल्दो दोनों कंट्रीज के बीच में फाइट हुआ था, यूएस एंड जापान। यूएस ने बॉम्ब किया जापान। देन जापान को रीबिल्ड करने पर यूएस का बहुत बड़ा रोल रहा है सिंस 1945, और इसमें कोल्ड वॉर का भी एक टिंज है, एक कोल्ड वॉर का भी यहाँ पे डायरेक्शन है कि यहाँ रशिया है, यहाँ जापान है, और जापान कैपिटलिज्म दैट इज यूएसए के साथ। तो चाइना यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है कि जापान को जो प्रोटेक्शन दे रखा है यूएसए ने, वो कोल्ड इरा का प्रोडक्ट है, इसको एंड होना चाहिए। घाना फर्स्ट कंट्री टू रिसीव कोवैक्स वैक्सीनेशन है। जॉनसन एंड जॉनसन 85.4% इफेक्टिव है। द गुड थिंग इज इसका केवल एक ही शॉट लेना पड़ता है, 2 शॉट्स की जरूरत नहीं है। देन ये फ्रांस है, फ्रांस ने स्लैम किया है रिप्रेशन ऑफ युगुर। युगुर यहाँ पे चाइना बहुत ब्रूटल क्रैकडाउन कर रहा है, रिप्रेशन हो रहा है युगुर का, इस बात पे फ्रांस ने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया। कैबिनेट अप्रूव्स पीएलआई। अब सी पीएलआई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कीम, इसका भी आई हैव शेयर्ड पीडीएफ, गो थ्रू इट। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, अब इसका मैंडेट बढ़ता ही जा रहा है। फार्मास्यूटिकल आईटी हार्डवेयर अप्रूव कर दिया कैबिनेट ने। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिड्यूस होगा डिपेंडेंसी, फॉरेन इंपोर्ट कम होगा, और हमारा फिस्कल डेफिसिट हेल्दी, मतलब फिस्कल डेफिसिट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो बेटर होगा। आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाएंगे। अब जैसे आत्मनिर्भर भारत है, अब इसमें अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत का क्रिटिसिज्म भी हो सकता है कि क्या ये डी ग्लोबलाइजेशन है और नॉट, बट नो। आत्मनिर्भर भारत जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ऑफिशियल लाइंस थी वो ये था, इट इज नॉट अबाउट डी ग्लोबलाइजेशन, इट इज अबाउट सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज आत्मनिर्भर भारत। दिस इज मोर हैंड्स ऑन डेक। द स्कीम आईटी हार्डवेयर से 1.8 लाख जॉब्स ओवर 4 ईयर डेवलप होंगे। प्राइवेट बैंक्स कैन हैंडल गवर्नमेंट बिजनेस नाउ, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। टैक्स पेंशन पेमेंट अलाउड। सी अभी तक ये जैसी चीज़ें थी, टैक्स पेमेंट हुआ, पेंशन पेमेंट हुआ, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हुआ, ये सब गवर्नमेंट बैंक्स के पास थी, अब यहाँ प्राइवेट बैंक्स भी आ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का एक और स्टेटमेंट आया है कि मोनेटाइज और मॉडर्नाइज, मोनेटाइज और मॉडर्नाइज। अब रीड इन बिटवीन द लाइंस, एक और स्टेटमेंट था गवर्नमेंट का, नो बिजनेस इन डूइंग बिजनेस, नाउ मोनेटाइज और मॉडर्नाइज। गवर्नमेंट हेविली पुश कर रही है प्राइवेटाइजेशन पे। दिस इज मंत्रा फॉर गवर्नमेंट एसेट्स, अर्जेस इन्वेस्टर टू बेनिफिट फ्रॉम पुश फॉर प्राइवेटाइजेशन। अब सी ये भी डिबेटेबल है, इसमें भी आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। प्राइवेटाइजेशन से बेनिफिट होता है, बट प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ पेनेशिया। प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ पेनेशिया। ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया तो सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नो। फंडामेंटल रिफॉर्म्स है, और गवर्नमेंट को भी हम डीमोनाइज कर लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वर्क नहीं करते हैं, पुअर एफिशिएंसी है, नो, इट इज ऑल्सो नॉट राइट। सो द यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि इससे कैपिटल आएगा, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस आएगी, क्वालिटी मैन पावर आएगा, मॉडर्नाइज होगी एंटरप्राइजेस, ये एक आर्ग्यूमेंट है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, बट द पॉइंट इज क्लियर कट ऐसे टैग लगाना भी इज नॉट राइट, टैग लगाना इज नॉट राइट, दिस टेल्स प्रिजुडाइसेस, प्रिजुडाइसेस शुडंट बी देयर। सो मोनेटाइज और मॉडर्नाइज मंत्रा। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस यूएसए एफडीए ने ग्रेन्यूल्स
माइग्रेन की ड्रग को अप्रूवल दे दिया है। सेबी मूव्स कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, एनएससी में कल ट्रेडिंग हिट हुआ बिकॉज एक ग्लिच आया था। सेंसेक्स जूम्स टू 1030 पॉइंट्स, निफ्टी 14950। ये बिजनेस न्यूज़ है। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। नाउ लेट अस कम टू इंडियन एक्सप्रेस। ये वैक्सीनेशन कवरेज है। वी हैव स्ट्रैटेजीज फॉर डेस्पैंग, ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट। चाइना के साथ ट्रस्ट डेफिसिट, दैट इज वाई पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फ्रेजाइल है फॉर नाउ। ये स्टेडियम है अहमदाबाद में। दिस इज फेसिंग ऑब्जेक्शन, गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया कर्बिंग वेबिनार। वेबिनार्स पे भी अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे, गवर्नमेंट ने उसको लिफ्ट कर दिया है। देन दिस इज सेकेंड पेज, और यहाँ बात है वाई द नीड फॉर सब कैटेगरी। ये भी एक न्यूज़ आ रहा है। फॉर्मर एनसीबीसी चीफ ने कहा विदाउट कास्ट सेंसस ओबीसी सब कैटेगराइजेशन नॉट साइंटिफिक। डेटा सेंसस के बिना इसका रिजल्ट्स देना डिफिकल्ट है। 27% जो रिजर्वेशन है जॉब्स एंड एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो डिबेट ये हो रहा है बिकॉज ये जो टर्म है ये काफ़ी ब्रॉड टर्म है, तो क्या यहाँ पर भी सब कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए। ये परसेप्शन अरोज हो रहा है कि ओनली अ फ्यू एफ्लुएंट कम्युनिटी अमोंग दिस 2600 इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, मेजर जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर ही जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस बात पे फिर से सब कैटेगराइजेशन का ऐसा करके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात है। लेट अस सी, यहाँ पे ये एक न्यूज़ है। देन दिस इज फॉर इंडिया, हैंड बिहाइंड मार्स लैंडिंग, इट स्टार्टेड विद स्टार ट्रेक। स्वाति मोहन परसीवरेंस, नासा। देन दिस इज नेवी, और ये है 22 women set to join ATS commando training on, excellent. Recognition of collective effort is important, and this is what the law says about the rights. Now see, जो फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, ट्राइब्स हैं हमारी, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। उनका घर ही फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे लीव्स हुआ, स्मॉल ब्रांचेस हुआ, ट्विग्स ट्रीज की, देन हनी हुआ, फ्लावर्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, ये स्मॉल फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन दिस फॉर देयर लाइवलीहुड। लॉ क्या बोलता है? सेक्शन 3(1) शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। नाम क्या है? दिस रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, मतलब इनका अधिकार है ये। गिव्स राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट, कंजर्व, मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। जहाँ पे ट्राइबल्स ट्रेडिशनली सालों से रहते आ रहे हैं, उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और सस्टेनेबल यूज भी कर सकते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट, ट्रेडिशनल बाउंड्री ट्राइबल विलेज की रिकॉग्नाइज हो, वहाँ की जो ग्राम सभा है उसको एम्पावर करे, वो वहाँ पे डिसीजन ले सकती है कि इस फॉरेस्ट जो है कलेक्टिव इनकी प्रॉपर्टी है, प्रोटेक्शन, रीजनरेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोड्यूस। तो ट्राइबल्स बोलते हैं ये जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये इम्प्लीमेंट भी लेटर एंड स्पिरिट में होना चाहिए। अब जैसे हमने पढ़ा था, नेशनल पार्क होते हैं, सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स होते हैं। नेशनल पार्क में किसी भी टाइप का ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है नेशनल पार्क्स में, और यहाँ जैसे कोर एरिया में कोई कम्युनिटी है तो इनको फिर रीसेटलमेंट किया जाता है, राइट्स यहाँ पे इधर कॉम्प्रोमाइज होते हैं। ये जो बात है वो है छत्तीसगढ़ का सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व में। ट्राइबल्स बोल रहे हैं कि ऑफिशियल साइट कोर एरिया, रूल की कोर एरिया में ट्राइब्स नहीं रह सकते, और ये बोल रहे हैं कि हमारे राइट्स हैं दिस रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। तो ये यहाँ पे डिबेट है। देन छत्तीसगढ़, दिस इज राजस्थान। ये सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर्स गेम है। कहाँ पर हो रहे हैं? ये गुलमर्ग में हो रहे हैं। वेयर इज गुलमर्ग? दिस इज खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम। ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। विंटर गेम्स, स्नो शू, आइस स्केटिंग, स्की, माउंटेनियरिंग, आइस स्टॉक, अवार्ड सेरेमनी, हॉकी एंड फायर वर्क्स होगा यहाँ पे। ओके, देन अंडरस्टैंडिंग दिस कैलिफोर्निया वेरिएंट, एक नया वेरिएंट आ गया है। यूके कोर्ट नीरव फाइल, श्रीलंका ह्यूमन राइट काउंसिल। दिस इज अबाउट, थैंक यू, कि यहाँ पे दिस राइट्स, बेल राइट्स रिकॉग्नाइज हुए। दिस इज काठमांडू इम्पास, ओली की गवर्नमेंट प्रॉब्लम में है। बिहाइंड द स्क्रीम, असिमेट्रिकल रिकवरी। अब सी, वी शेप्ड रिकवरी और के शेप्ड रिकवरी। के मतलब एक सेक्टर तो ऊपर जा रहा है बट दूसरा सेक्टर रिकवर नहीं हो पाया, के शेप्ड रिकवरी। जीडीपी ग्रोथ इज बीइंग ड्रिवन बाय लार्जर फर्म्स। कुछ ही फर्म्स हैं वो बहुत फायदा कर रही हैं, सबको नहीं मिल रहा है। स्मॉलर वंस कंटिन्यू टू सफर, और इसमें पॉलिसी अटेंशन रिक्वायर्ड है।
Borrowers and keepers. China, unlike India, has adapted Western ideas to suit its needs. ये फ्लॉड इंडेक्स है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. जो भी फॉरेन इंडेक्स होते हैं ना इस टाइप के, वो अक्सर जो बनाए जाते हैं उनके पैरामीटर फेवर करता है वेस्टर्न कंट्रीज को. तभी आप देखना एशिया की कंट्री या फिर इधर अफ्रीकन कंट्री, ये जो वेस्टर्न पैरामीटर्स हैं उस पर अच्छा नहीं करते, बट दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट डूइंग गुड. फ्लॉड यहाँ पे दिस इंडेक्स होते हैं मैनी टाइम्स. फेस ऑफ विद बिग टेक्नोलॉजी. ऑस्ट्रेलिया की बैटल फेसबुक और गूगल से. ये माउंट एटना है. स्पार्क्स ऑफ विद स्पर्ट्स ऑफ लावा. टॉवर दिस लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन किसको बोलते हैं? आंसर लाइट हाउस ऑफ दिस मेडिटेरेनियन, ये माउंट एटना है. नेपाल ओली गवर्नमेंट. दिस इज श्रीलंका प्रेसिडेंट. ऑस्ट्रेलिया एंटी ट्रस्ट. दिस इज पीएलआई. पीएलआई स्कीम फोकस लैपटॉप्स पीसीज सर्वर्स. ये है एक टर्म यूज हुआ है एसपीएसी. कई बार कंपनीज को कोई एक दूसरी कंपनी खरीदनी है तो वो स्पैक बनाती है. स्पैक क्या होती है? ब्लैंक चेक कंपनी होती है. ये एक एंटिटी होती है जिसका कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है. इसको बनाया ही इसलिए गया है कि इस एंटिटी के थ्रू कोई तीसरी एंटिटी सी को बी के थ्रू सी को परचेज कर लो. दैट इज दिस स्पैक. रेवेन्यू ऑपरेशंस कुछ नहीं है. इट इज जस्ट टू सेटअप टू अक्वायर अ फर्म. प्राइवेट बैंक. अब गवर्नमेंट बिजनेस का जो एम्बार्गो था वो लिफ्ट हो गया है. इक्वल पार्टनर होंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ग्लिच आया एनएससी की ट्रेडिंग में. सेंसेक्स ने जंप किया. Not necessary that government itself should run enterprises. Government is very strictly thinking कि प्राइवेटाइजेशन के पॉलिसी में आगे बढ़ रहा है और इसमें ये दीपम PSUs and all privatization. So this is the Indian Express. Now let us talk about this हिंदी आर्टिकल. अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पढ़े, फंडामेंटल राइट्स पढ़े. फंडामेंटल राइट्स मूलभूत अधिकार. अब कुछ अधिकार होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो वो भाग 3 के बाहर है. मूलभूत अधिकार भाग 3 में थे, ये उसके बाहर है. भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में भी अन्य अधिकार वर्णित है. इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार बोलते हैं, विधिक अधिकार बोलते हैं, गैर मूल अधिकार बोलते हैं. अब सी वाई आई कीप ऑन सेइंग फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी, बिकॉज रेफरेंस जो होता है ना उसमें प्रेफर एनसीईआरटी को किया जाता है. जैसे एक सवाल आया था कि जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट क्या होगा? अगर हम एक्सपर्ट्स देखें, कुछ सोर्सेज देखें, तो उसमें बोला था कि ये लीगल राइट होना चाहिए, राइट टू वोट. बिकॉज ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बट आरपीए 1950-51 के थ्रू ये वोटिंग के अधिकार होते हैं, डिसीजन होता है, दिस शुड बी अ लीगल राइट. बट यूपीएससी ने क्या करेक्ट माना? यूपीएससी ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. कॉन्स्टिट्यूशनल वाई, और एनसीईआरटी में भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा हुआ है. तो दिस इज वाई ये जो डेटा है ये फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे देनी चाहिए. विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित या संग्रहित न किया जाना. भाग 12 अनुच्छेद 265. फिर विधि लॉ के बिना, प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना. दिस इज 300A. फिर राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य समागम आबाद होना बिना किसी बैरियर के, दिस ट्रेड होना, दैट इज 301. लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, दैट इज वोट. भाग 15 में 326. अब ये जो आर्टिकल्स हैं ये समान रूप से न्यायोचित भी है, मतलब दे आर वैलिड, जस्टिफाइड है, पर ये फंडामेंटल नहीं है. फंडामेंटल मतलब वो एब्सोल्यूट राइट है. सुप्रीम कोर्ट आपके साथ खड़ा है अगर फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, बट इन राइट्स का वॉयलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का आपके पास रेमेडी नहीं है. हालांकि आप 226 के थ्रू हाई कोर्ट में जा सकते हो और वहां न्यायालय में हाई कोर्ट अपना रिट क्षेत्राधिकार यूज कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट 32 यहाँ पे नहीं हो सकता. तो ये भाग 3 के बाहर के राइट्स हैं. दिस 265, 300A, 301 एंड 326. ओके, सो दिस इज भाग 3 के बाहर अधिकार. अब ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल था. डिस्टेंस D है. ऑनवर्ड जर्नी में टाइम कितना लगा? D/50. रिटर्न जर्नी में टाइम लगा T2, दैट इज D/45. दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस दिया है 1 आवर. इन दोनों में दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं तो D आ जाएगा 450 किलोमीटर. दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन. 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड कितना हुआ? 8/x. x घंटे लग रहे हैं, 8 किलोमीटर जा रहा है तो स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम.
8/x, 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, x आवर्स लग रहे हैं, तो स्पीड कितना हुआ 4/x। अब अपस्ट्रीम यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो अगर देखें 80 किलोमीटर है तो 80 किलोमीटर अपॉन 8/x, इससे क्या आएगा, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, टाइम, एंड दिस 80/4/x, और टोटल टाइम इन दोनों का ऐड करने पे दिया है 20 घंटे लगते हैं। दोनों को ऐड कर देते हैं, 20 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/3। अब x आ गया तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की आप स्पीड फाइंड कर लोगे। ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड 8/x, ये 4/x, तो इससे 12 और दिस 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। ओके, 6 और 12 आएगी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की, तो स्ट्रीम की स्पीड होगी इन दोनों का एवरेज, 6 और 12 का एवरेज, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। ये थर्ड क्वेश्चन है। रेट ऑफ अपस्ट्रीम कितना दिया है, 12/2.5, दैट इज 4.8 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम इसका 3 टाइम्स है, तो 4.8 इंटू 3 हो गया 14.4। अब स्पीड पता लग गया तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, 72 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, ए और बी पार्ट कर रहे हैं 100 मीटर रेस में। ए ने रन किया 5 किलोमीटर पर आवर से। A gives B a start of 8 मीटर and still beats him by 8 सेकेंड। A ने B को एक स्टार्ट दिया 8 मीटर का और फिर भी हरा दिया उसे 8 सेकेंड से, तो स्पीड ऑफ B कितना होगा, आंसर दिस क्वेश्चन। सेकेंड, 100 मीटर रेस है, A ने कवर किया डिस्टेंस 36 सेकेंड में और B ने किया 45 सेकेंड्स में, बट इस रेस में A ने बीट कर दिया B को कितने मीटर से, आंसर दिस क्वेश्चन। थर्ड, रेस ऑफ 200 मीटर है, ए ने बीट किया बी को 31 मीटर से और सी को बीट किया 18 मीटर से, तो ए ने बी को 31 से और सी को 18 मीटर से बीट कर दिया इन अ रेस ऑफ 350। और अगर रेस अगर 200 की जगह 350 मीटर की होती, सेम स्पीड से सब रन करते, तो सी विल बीट बी बाय हाउ मेनी मीटर। अगेन अ गुड क्वेश्चन, थिंक। तो ये सवाल है, इसको हम कल सॉल्यूशन देखेंगे, प्रैक्टिस। ये सी सेट है, दिस इज हिंदी आर्टिकल। गैर मौलिक अधिकार, this is Khelo India SPAC Mount Etna. This is forest rights, subcategorization, cabinet, and PLI. PLI is very important. This is federal system. Very good article. Read it again. Then reluctance and policy hesitancy, union territory, international land border. Prepare a note. This is very important. And this is vaccination drive. So ये है 25th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.